नमस्ते बच्चों, आज हम शुरू करेंगे 10वीं क्लास का 4th लेसन कृषि। कृषि किसे कहते हैं बच्चों? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है और खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी तैयार करती है। तो हमने अब पढ़ा है कि कृषि किसे कहते हैं। कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें ज्यादातर खाद्यान्न पैदा किए जाते हैं और खाद्यान्नों के अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा किया जाता है। तो अब हम इसके बाद करेंगे कि कृषि के प्रकार क्या हैं। कृषि के भारत में कई प्रकार हैं, कई तरह से भारत में जो है वो कृषि की जाती है। सबसे पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि होती क्या है। यह कृषि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है, यानी कि ये कृषि जो है वो स्वयं के अपने हल द्वारा अपने ही परिवार की मदद से या एक समुदाय की मदद से की जाती है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। जैसे यहाँ पर शब्द है निर्वाह कि अपना गुजारा चलाने के लिए जो कृषि की जाती है उसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। नंबर 2 पर आती है कृतन दहन प्रणाली। इसे झूम कृषि भी कहते हैं, झूम खेती भी कहते हैं। तो कृतन दहन प्रणाली क्या होती है? इसमें लोगों द्वारा वनों को साफ किया जाता है और वहां पर कृषि की जाती है। तो जहां पर वनों को साफ किया और लगातार कई वर्षों तक कृषि की या कुछ समय तक कृषि की, जब तक वो भूमि उपजाऊ रही। लेकिन जब वो भूमि अनुपजाऊ हो गई तब वहां से उन्होंने कृषि करना बंद कर दिया उन लोगों ने और दूसरी जगह जाकर वनों को साफ करके कृषि करना शुरू कर दिया। तो इसको कहते हैं हम झूम कृषि कि एक स्थान पर जहां पर भूमि अनुपजाऊ हो जाए वहां से दूसरी जगह जाकर वहां पर वनों को साफ करके कृषि करना झूम कृषि या कृतन दहन कृषि कहलाती है। नंबर 3 पर पढ़ेंगे हम कि गहन जीविका कृषि क्या होती है। गहन जीविका कृषि ये श्रम गहन कृषि होती है। क्या होती है? यह श्रम गहन कृषि होती है। इसमें खादों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है उत्पादन को बढ़ाने के लिए, इसलिए इसे क्या कहते हैं? गहन जीविका कृषि। नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि को व्यापारिक कृषि भी कहते हैं। इस कृषि को व्यापार की दृष्टि से किया जाता है। इसमें आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इसमें जैव रासायनिक खादों का भी प्रयोग किया जाता है और इसको व्यापार की दृष्टि से करने के लिए इसे वाणिज्यिक कृषि या व्यापारिक कृषि भी कहते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि भारत में शस्य प्रारूप क्या है। शस्य का मतलब कृषि है कि कृषि का जो प्रारूप है वो क्या है। तो हमारे यहाँ पर भारत में जो है वो फसलों को 3 ऋतुओं में रबी, नंबर 2 खरीफ और नंबर 3 जायद। तो रबी की जो ऋतु होती है वो क्या होती है? रबी की ऋतु को जो है वो रबी की ऋतु की जो फसलें हैं, जो गेहूं, जौ, चना और मटर, इनको सर्दियों के मौसम में बोया जाता है, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तक इनको बोया जाता है और गर्मियों के मौसम में अप्रैल और मई में इनको काट लिया जाता है। इनमें गेहूं, जौ, चना, मटर आदि शामिल हैं। नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे खरीफ कि खरीफ की जो फसलें हैं उनमें ज्वार, बाजरा मुख्य होती हैं और ये मानसून के मौसम में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती हैं। नंबर 3 हम पढ़ेंगे कि जायद ऋतु। जायद ऋतु क्या होती है बच्चों? कि जो रबी और खरीफ की फसलों के बीच की जो ऋतु है उसको हम जायद ऋतु बोलते हैं। जायद ऋतु में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तरबूज, खरबूजा और ककड़ी। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि फसलों का वर्गीकरण कैसे किया गया। अलग अलग तरह की फसलें जो है वो उगाई जाती हैं। तो उसमें कुछ खाद्यान्न हैं जैसे गेहूं, चावल और मक्का। कुछ पेय फसलें हैं, क्या है? चाय और कहवा। कुछ अखाद्य फसलें हैं जैसे रबड़। तो बच्चों ये हमने कृषि के बारे में पढ़ा है।
अब आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें कई फसलें दे रखी हैं। जैसे मैंने यहाँ चावल के लिए आवश्यक जो भौगोलिक आवश्यकताएं हैं वो मैंने परिस्थितियां यहाँ पर बताई हैं आपको, अभी मैं समझा देती हूँ आपको। उसी तरह से आपने अपनी बुक से जो और सभी फसलें दे रखी हैं वो करनी है। तो अब देखो कि चावल की कृषि के लिए जो अनुकूल भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो क्या होनी चाहिए। तो उसमें बच्चों हमें कई बातें बतानी पड़ेंगी। जैसे हमने उस फसल के लिए तापमान बताना पड़ेगा कि कितना तापमान होना चाहिए। उसके लिए हमें वर्षा बतानी पड़ेगी कि उस फसल के लिए वर्षा की कितनी जरूरत है, पानी की कितनी जरूरत है। उसके बाद हमें भूमि को बताना होगा कि उसके लिए भूमि कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। उसके बाद उसके लिए श्रम की कितनी जरूरत है कि उस पर कितना श्रम लगेगा। और उसके बाद लास्ट में हमें बताना होगा कि उसको जो है वो कहाँ कहाँ पर उगाया जाता है, उसके उत्पादक क्षेत्र जो है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि चावल उत्पादन में जो भारत है वो चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है, यानी कि भारत में चावल अत्यधिक उपजाया जाता है। उसमें हम अब इसमें पढ़ेंगे इसकी भौगोलिक परिस्थितियां क्या है। तो भौगोलिक परिस्थितियों में सबसे पहले तापमान, कि चावल के लिए कितना तापमान चाहिए। बच्चों चावल के लिए उच्च तापमान की जरूरत होती है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे वर्षा कितनी होनी चाहिए। तो चावल के लिए वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। और चावल के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए, समतल भूमि होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। और चावल को ज्यादातर जो है वो डेल्टाई क्षेत्रों में उगाया जाता है। उसके बाद है श्रम, कि श्रम की क्या जरूरत है। चावल की खेती के लिए श्रमिकों की अधिक आवश्यकता पड़ती है क्योंकि चावल का जो कार्य है वो श्रमिकों द्वारा ही किया जाता है। फिर इसके बाद लास्ट में है उत्पादक क्षेत्र, कि भारत में चावल जो है वो उत्तरी मैदानों, उत्तर पूर्वी भागों, तटीय प्रदेशों और डेल्टाई क्षेत्रों में उगाया जाता है। लेकिन आजकल भारत में भी नहरों का विकास बहुत हो रहा है। तो नहरों के विकास होने के कारण जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहां पर भी चावल को उगाया जा रहा है। उनमें प्रमुख कौन कौन से हैं, जैसे हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और पंजाब शामिल है। बच्चों ये चैप्टर मैंने करवा दिया है आपको। जो बाकी फसलें हैं जैसे गेहूं है, कपास है, गन्ना है, ये सभी हैं, उनकी भौगोलिक परिस्थितियां ठीक आपने ऐसे ही याद करनी है और अपनी नोटबुक में भी लिखनी है।